इस वक्त की सबसे अहम खबरों की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद एयरप्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था, क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं। वहीं इस इन्वेस्टिगेशन में आगे भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि वहां 4 मंजिला इमारत गिर गई है। यह हादसा सलीमपुर इलाके में हुई है। इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 8 लोगों को मलबे से निकाला गया है। तुरंत ही उन्हें अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल राहत और बचाव के कार्य जारी है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। इसी को लेकर झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कारण है बिहार में महागठबंधन के बीच विवाद। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सौरभ ने कांग्रेस प्रवक्ता सुना, फिर से करिए, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है, या फिर इसको कट कर दीजिए ना, कट होगा क्या? हाँ चलिए कट कर दीजिए, फिर से लेंगे। इधर बिहार चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बीच बढ़ता विवाद एक बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर जेएमएम के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और इसको लेकर झारखंड में भी सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। जहां जेएमएम बिहार में कदम रखने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर राजद के कई ऐसे नेता भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर भाजपा चुटकी ले रही है और इसी बीच तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच हमारे साथ झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी जी मौजूद है। कुणाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार राजद नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है झारखंड में, खासकर कि झामुमो का पकड़ बिहार में नहीं है कि वो बिहार में चुनाव लड़ सके, ऐसे में बिहार में जो दावे किए जा रहे हैं आप लोग के शीर्ष नेताओं के द्वारा कि वहाँ चुनाव लड़ेंगे, यह निराधार है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और अभी समय है। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच में वो बातचीत होनी है गठबंधन को लेकर, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। ये सही समय पर इसका सही आकलन कर सही निर्णय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कल ही चिराग पासवान ने सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा की है, तो एनडीए अभी से दरकता दिख रहा है। जहाँ केंद्र में ये साथ है, बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे और भी कई पार्टियां एनडीए छोड़कर जाने को तैयार है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो भाजपा ये सोचे कि बिहार में कुर्सी
तो नवंबर के बाद जाने वाली है, तो उसके बाद उनका क्या होगा, उसके बाद वो चिंता करें कि झामुमो कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट किया है। सही समय पर महागठबंधन का खाका भी तय होगा और सभी सहयोगी दलों के साथ बैठकर एक सद्भावनापूर्ण माहौल में ये बातें होंगी और सही समय पर निर्णय आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल भी यहाँ पे उठ रहा है, क्योंकि जो 2 बैठक हुई है मेरे ख्याल से बिहार में महागठबंधन की, जिसमें झामुमो के नेताओं को आमंत्रित नहीं दिया गया, तो क्या तेजस्वी यादव एवं आरजेडी के शीर्ष नेता नहीं चाहते हैं कि झामुमो बिहार में कदम रखे, इसलिए आप लोग को आमंत्रित भी नहीं किया गया? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बिहार के संदर्भ में जब बिहार को फोकस करके पूरे महागठबंधन के दलों की बैठक होगी, उस पर सभी विषयों पर चर्चा होगी। हमारे केंद्र के नेता भी लगातार संपर्क में हैं और जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ उसको देखकर सही समय पर बिल्कुल सटीक निर्णय लिया जाएगा। सीटों का आकलन भी जो वास्तुस्थिति है वहाँ पर उसे देखते हुए किया जा रहा है और अभी काफ़ी समय है और सही समय पर महागठबंधन का खाका बनकर तैयार होगा और मजबूती के साथ बिहार का चुनाव सभी गठबंधन के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेएमएम उभर चुका है। आप लोगों की केंद्रीय समिति की ये भी हुई थी, बैठक भी हुई थी, बड़ी बैठक महाधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें कई चर्चाएं भी हुई थी। तो क्या अब हम मान सकते हैं कि झामुमो झारखंड की पार्टी से अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन सकती है? इसके लिए कार्य चल रहा है। बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी जो भूमिका है वो प्रासंगिक होगी। कई राज्यों में हमारे पहले से संगठनात्मक कार्य चल रहे हैं और आने वाले समय में इसको और गति देने की भी योजना बन रही है और निश्चित रूप से आज के दिन में पूरे देश में हेमंत सोरेन जी को आदिवासी नेतृत्व का सबसे आप कह सकते हैं प्रखर प्रतिनिधि इस देश की राजनीति ने उन्हें स्वीकार किया है और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पटल पर भी अपने आप को स्थापित करेगा। किस प्रकार से कुणाल सारंगी का ये साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर झामुमो तैयार है, लेकिन झामुमो और आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता है, शीर्ष नेता, उनके बीच एक बैठक होगी, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। इधर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बांका के धोरी धर्मशाला पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विधिवत रूप से मेले का उद्घाटन कर आधिकारिक शुरुआत की। तप के रूप में बोल बम का नारा है, भोला एक सहारा है, ये मंत्र को लेकर करके हम अपने विकारों से मुक्त होकर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अभी विधायक मनोज जी ने ठीक कहा कि पिछले बार पथ निर्माण मंत्री के नाते बालू के मामले पर यहाँ पर बहुत धांधली की शिकायतें मिली थी। हमने पूरा एक्शन लेकर के उसमें आमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था बनाया और वो व्यवस्था का परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले में सरकार सजगता से काम कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में कांवरिया को कोई असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकास और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हमारी शुभकामना है ये कांवरिया बंधुओं के लिए हम सब सजगता के साथ उनकी सेवा के भाव से आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। हर हर महादेव। मुखिया अस्वस्थ है, इसलिए पूरे राज्य की कानून व्यवस्था अस्वस्थ है, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रभारी अलका लांबा का। अलका लांबा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पटना पहुंची। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही अलका लांबा ने वोटर पुनरीक्षण पर भी बात की और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, सच्चाई है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की हमें बेहद चिंता हो रही है, उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है उसी तरह से कानून व्यवस्था भी गिरती चली जा रही है। मुखिया अस्वस्थ है तो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था अस्वस्थ है, उसे देखने वाला कोई नहीं है और पूरी तरह से हत्याएं लगातार आप देख रहे हैं। पटना में दूसरे व्यापारी की हत्या हुई है, कोई जवाबदेही इस सरकार की नहीं है और ये चेतावनी है। केंद्र की भाजपा शासित राज्य डबल इंजन की सरकार है, उस दिल्ली में भी
डबल मर्डर हुआ है, माँ और बेटी को मार दिया गया, जहां पर अमित शाह जी और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। वही हाल बिहार का हो रहा है। पूरा बिहार बेहाल है, खौफ और डर के साए में जी रहा है। ना आम नागरिक, ना आम व्यापारी और ना नेता और ना बेटियां इस बिहार की पवित्र धरती पर अब सुरक्षित हैं। इसलिए इस सरकार का अब जाना, जल्द से जल्द जाना बेहद जरूरी है, ताकि व्यापारियों को, महिलाओं को और बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल बिहार दिया जा सके। ये देखिए, उसको लेकर श्री राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर उतरे और पूरा इंडिया अलायंस ने एक पूरा बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका असर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, निगरानी बनाई हुई है। पहले कागज मांग रहा था चुनाव आयोग, बिल्कुल भाजपा के दबाव में, अब कहता है कागज की जरूरत नहीं है। पहले वो कहते थे कि हम आधार को, राशन कार्ड को और चुनाव पहचान पत्र को नहीं मानेंगे। अब कोर्ट ने कहा है आपको मानना होगा, जवाब दो क्यों नहीं मानेंगे। अब हम लोग लोकतंत्र में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, जो केंद्र के भाजपा के दबाव में है, उन्हें हम पूरी तरह से दबाव मुक्त लोकतंत्र के तहत करने की प्रयास में है। जो पटना में धरती पर सब लोग उतरे और जो देखा गया, उससे चुनाव आयोग को मालूम है कि वो सत्ता के दम पर डराने से नहीं, लोकतंत्र के चलाने से चलेगा। धन्यवाद। इधर भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उदवंत नगर थाना क्षेत्र के पास की है। घायल की पहचान सकुआ कॉम्प्लेक्स के मालिक राम नारायण सिंह के तौर पर हुई है। बताया गया है कि 2 महीने पहले एक शख्स हर महीने 50,000 की रंगदारी मांगता था, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। घायल ने बताया कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने टारगेट करके फायरिंग की। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। गोली मारा आपको बताइए। अरे 2 लड़का इधर से हम जा रहे थे, इधर से पियनिया की तरफ जा रहे थे, वो बेलाऊ की तरफ से आ रहा था। एक पे आया, हेलमेट पहना हुआ था, गाड़ी रोक करके गाड़ी चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद में एक फायर किया तो गाड़ी पर से गिर गए, तो गाड़ी गिर गया। इसके बाद जो खड़ा होकर क्या बात है कहने पर दूसरा का गोली मार दिया। दूसरा का गोली मारा, इसके बाद में उसके वजह से भागने निकल पाए, नहीं भाग पाए। तो आदमी इधर तो उधर थे, आदमी क्या किया कि डर गए वहाँ से, माने जैसे हुए सलाह माने फिर सरका फायर करने लगा। तब तक हम बोले क्या बात है कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है। तब गाड़ी घुमाया और भाग गया वहाँ से। हेलमेट पहना हुआ था, एक वो मुँह उसका देखे थे हम सामने पहले से कोई विवाद भी था क्या? पहले से मेरा विवाद किसी से था नहीं। हम जमीन में काम करते हैं, तब हम रोड पर मकान बनाए हैं, वही रहते हैं हम। किसी से विवाद तो मेरा था नहीं। तो किसी पे शक है, किसी से इधर उधर किसी से झगड़ा हुआ हो या जमीन को लेकर विवाद? जमीन को संबंधी किसी से झगड़ा नहीं है। किसी में शक भी है? अब शक है तो उसको देखते हैं कि उसको माने हमको कुछ शक लग रहा है, लेकिन अब तक माने कि उसको हम देखते हैं कि अपना एंगल से कि कौन। एक बार झंझट हुआ था तो माने जमीन से संबंधित कोई झंझट नहीं है। मैंने किस बात को लेकर झंझट हुआ? झंझट एक आदमी ऐसा बोले थे कि हम एक आदमी रंगदारी के लिए बोले थे, वही एक शख्स लोग रहा है। कितने दिन पहले ये मांग की गई? 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। कितना पैसा की डिमांड की गई थी? तो बोला था कि 50,000 मंथली का, तो नहीं तो नहीं रहने देंगे। 50,000? हाँ, मंथली का। क्या नाम है आपका? राम नारायण। इधर मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने छापेमारी के साथ एक महिला को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, जीआरपी थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से महिला 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरी थी। जीआरपी पुलिस पदाधिकारी ने जांच के दौरान महिला के पास से 3 कार्टून और एक झोले में विदेशी शराब बरामद किया है। महिला उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रही थी और उसे बेगूसराय जाना था। महिला बेगूसराय की ही रहने वाली थी। भाई सरसा में निगरानी फिर से करिए, ये ऑन नहीं था। इधर सरसा में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पत्थरघाट अंचलाधिकारी
राकेश कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसकी जानकारी जमीन मालिक कैलाश यादव ने विजिलेंस की टीम को दी थी। जानकारी मिलते ही निगरानी विभाग की टीम ने धावा बोल दिया और रिश्वत लेते अंचल अधिकारी और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लिए ये इनसे संपर्क किए सीओ पतरघाट राकेश कुमार से, तो उनके द्वारा कहा गया कि 20,000 रुपया लगेगा तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। 20,000 रुपया आप जा करके ऑपरेटर से बात कर लीजिए, ठीक है। तो ऑपरेटर भी वही कहा कि 20,000 रुपया आप लेके आइएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये जा करके वहाँ आवेदन दिए, ठीक है। उसका सत्यापन कराया गया मणिकांत सिंह के द्वारा, मणिकांत सिंह के द्वारा सत्यापन कराया गया और सत्यापन में शिकायत को सही पाया गया। उसके बाद आज हम लोग धावा दल टीम का गठन किया गया, कल गठन किया गया और आज हम लोग शाम में इनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कार्यालय कस से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया दोनों आदमी। पैसा के साथ? हाँ, पैसा के साथ। जो होने वाला है डायरेक्ट जब है वो दाखिल खारिज में वो स्वीकृत किया जाता है सीओ साहब के द्वारा और डायरेक्ट सीओ साहब डिमांड करते हैं। और अभी तुरंत 20,000 रुपया हमारे दोस्त। तो आप क्या कुछ प्रोसेस किए थे? प्रोसेस हमारा केस दाखिल खारिज में था। हम जो है इसके लिए हमारे से डिमांड किया गया था 50,000, तो हमारे दोस्त द्वारा जो है ना 20,000 पे बात तय किया गया, जिसके एवज में हम विजिलेंस पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में आवेदन दिए, जो हम घूस देना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ से इनका सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। कितना रुपया? 20,000 नगद, 40 पंसैया सीओ साहब पकड़ा है। सीओ साहब के जस्ट पॉकेट से, और उनका हाथ भी धुलाया गया, लाल रंग हो गया, सारा चीज वैज्ञानिक अनुसंधान का काम चल रहा है। इधर खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों सदर थाना इलाके में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर अब रुपए और सामान के साथ साथ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी चौक के समीप की है, जहां एक जनरल स्टोर में चोरों ने जमकर उत्पात मचा है। अज्ञात चोरों ने सबसे पहले दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काट दिया और फिर दुकान के ऊपर लगे छत को काटने का प्रयास किया, लेकिन वो दुकान में दाखिल नहीं हो सके। फिर चोरों ने दुकान के पीछे गोदाम में लगे ताले को तोड़कर 6,000 के आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक चुरा कर अपने साथ ले गए। पूरा क्या मामला? पूरा मामला ये है कि रात को करीब 12 साढ़े पौने 12 के बीच में चोर आकर आसपास का और दुकान का पूरा सीसीटीवी कैमरा का तार काटा है। उसके बाद दुकान में का ऊपर का छत उखाड़ कर घुसने का प्रयास किया। दुकान को कुछ क्षति पहुंचाया ऊपर से सीलिंग तोड़कर, मगर जब दुकान में घुसने में असफल रहा है तो पीछे गोदाम में घुसकर आइसक्रीम का फ्रिज उरिज तोड़ा है। तो आइसक्रीम 5-7 हज़ार रुपये का लेके गया, चोरी करके गया है। और ORS था, कोल्ड ड्रिंक का पैकेट था, वो सब उठा के लेके गया है। मोटा मोटी 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान करके सामान चोरी करके गया है। आइसक्रीम बैठ के खाया भी है? आइसक्रीम खाया है, पानी का बोतल पिया है, पानी पिया है। टोटल सब चीज़ नुकसान है, वो सब आपको कैमरा में आ ही रहा है वीडियो में। तो आपको कैसे जानकारी मिली? सुबह में 6 बजे सामने वालों ने, हिमांशु झा ने सुबह में फ़ोन किया, जो आपके दुकान का चदरा उखड़ा हुआ है। तो आनंद फानंद में मैं आके देखा तो ये सारा क्षति के बारे में पता लगा। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दिए हुए 2 से 2.5 घंटा हो गया है। अभी तक पुलिस का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज अहमद बबलू। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।